इस किताब के लेखक रॉय मैक्सहैम भी ब्रिटेन सरकार के इसी प्रोपेगेंडा का शिकार थे। उन्हें भी लगता था कि भारत को अंग्रेजों ने ट्रेन और टेलीग्राम जैसी आधुनिक तकनीकों से रूबरू करवाया और औद्योगिक क्रांति से जोड़ने में मदद की थी। किताब के लेखक रॉय जब वर्ष 1992 में भारत का दौरा करते हैं, तब ब्रिटिश सरकार और अन्य यूरोपीय देशों के प्रोपेगेंडा की पोल खुलती नजर आती है। ये किताब लेखक के ब्रिटिश हुकूमत की काली करतूतों से सामना होने की और भारत में अंग्रेजी सरकार की लूटमार का दस्तावेज है। इस किताब के जरिए हमें मालूम होता है कि किस प्रकार सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान का पतन यूरोपीय शक्तियों द्वारा किया गया। रॉय मैक्सहैम द्वारा लिखी गई अंग्रेजी हुकूमत की सच्चाई के इस दस्तावेज को 20 मई सन 1498 को कालीकट के उत्तर में मालाबार तट पर कुछ जहाज आकर रुके। ये कोई आम जहाज नहीं थे। ये जहाज यूरोप से समंदर के जरिए भारत आने वाले पहले जहाज थे। इन्हीं जहाजों से उतरकर वास्को डी गामा और उसके अन्य पुर्तगाली साथियों ने भारत की धरती पर कदम रखा। जहाजों से उतरकर ये लोग कालीकट के बाजारों में पहुंचे। उस समय कालीकट शांतिपूर्ण व्यापार के लिए जाना जाता था और वहां दूर दूर से कई देशों के जहाज मसालों की खरीद के लिए आते थे। कालीकट आने के केवल 2 वर्ष बाद ही पुर्तगालियों ने व्यापार के लिए आए इन जहाजों पर कब्जा कर लिया, जहाजियों की निर्मम हत्या कर दी, कालीकट पर तोपें तानकर उसके मासूम निवासियों और उनके घरों को मिट्टी में मिला दिया। और इसी के साथ शुरू होता है भारत में पुर्तगाली और यूरोपीय शक्तियों का आतंक। शुरुआत से ही भारतीय मसालों की यूरोप में भारी मांग रही है। प्राचीन यूरोप के महान रोमन और ग्रीक साम्राज्य से लेकर पुनर्जागरण के बाद स्थापित हुए यूरोपीय साम्राज्य में भी भारतीय मसालों की दीवानगी थी। रोमन और ग्रीक साम्राज्य में भारत से मंगाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण और मशहूर मसालों में काली मिर्च सबसे ऊपर थी। वास्को डी गामा जब समुद्र के रास्ते सन 1498 में भारत आता है, तो यूरोप के साथ मसालों के व्यापार में एक नई क्रांति आ जाती है। वास्को डी गामा द्वारा समुद्री रास्ता खोजे जाने से पहले दक्षिण भारत में पैदा होने वाले भारतीय मसाले उत्तर भारत से होते हुए जमीनी रास्तों के जरिए यूरोप पहुंचाए जाते थे। फिर समुद्र मार्ग के जरिए भारी मात्रा में मसाले अधिक आसानी से यूरोप पहुंचाए जाने लगे। भारत के मसाले यूरोप तक कैसे पहुंचे, इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल यूरोपीय लोगों से पहले भारतीय मसालों का चस्का मिस्र के शासकों को लगा था। भारतीय मसाले और खास तौर पर काली मिर्च मिस्र की सभ्यता का हिस्सा बन गया था। यहाँ तक कि ये पाया गया कि मिस्र के शासकों के शरीर को मृत्यु के बाद लंबे समय तक सहेजने के लिए भी भारतीय मसालों की सहायता ली जाती थी। इसी प्रकार मिस्र की सभ्यता में भारतीय मसालों को अहम स्थान हासिल था। मिस्र पर रोमन शासक अगस्टस द्वारा कब्जा किए जाने के साथ ही यूरोप और भारतीय मसालों का कनेक्शन शुरू हो गया। कहा जाता है कि मिस्र फतह करने वाले रोमन बादशाह अगस्टस को काली मिर्च इतनी पसंद थी कि उन्होंने अपने खाने में जायका बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मिस्र पर कब्जा करने के बाद रोम की जनता के लिए भारतीय मसाले आसानी से हासिल होने वाली चीज बन गए। पहली शताब्दी का अंत होने तक रोम ने पूरे तरीके से मसालों के व्यापार पर अपना कब्जा जमा लिया था। रोम में भारतीय मसालों की मांग इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि उनके शासकों ने भारतीय मसालों और खास तौर पर काली मिर्च को इकट्ठा करने के लिए विशेष गोदाम बनवाए। इनके अवशेष आज भी ब्रिटेन और फ्रांस में पाए जाते हैं। मसाले सरकारी खजाने पर बहुत भारी पड़ा करते थे, लेकिन मसालों के व्यापार के जरिए भारत में भी रोम से कुछ ऐसी चीजें पहुंची जिनकी भारत के बाजारों में खूब मांग रहती थी। भारत के पुरुष रोम के कोरल के उतने ही दीवाने थे जितनी दीवानी रोम की महिलाएं भारत के मोतियों के प्रति थीं। मिस्र पर कब्जा करने के बाद रोमन साम्राज्य द्वारा अदन की खाड़ी में मौजूद मुख्य अरबी बंदरगाह को नष्ट कर दिया गया था। इसकी जगह रोम के शासकों ने अरब सागर में मौजूद विभिन्न छोटे छोटे बंदरगाहों के साथ संधि कर ली। इन बंदरगाहों के जरिए कई वर्षों तक रोमन साम्राज्य और भारत के बीच मालाबार तट के जरिए मसालों का व्यापार होता रहा। लेकिन 4वीं सदी आते आते रोम साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था और अपने ही अंत की ओर बढ़ रहा था। कहा जाता है कि सन 408 ईस्वी में जब अलारिक प्रथम ने रोम का घेराव किया, तो फिरौती के तौर पर उसने 3000 किलो काली मिर्च की मांग की थी। रोमन साम्राज्य नष्ट होने के बाद यूरोप और भारत के बीच मसालों का व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया था। इसके बाद मसालों का ये व्यापार वापस अरब की दुनिया से जुड़ गया। 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के आगमन तक अरब सागर पर अरब का पूरी तरीके से नियंत्रण रहा। घुमंतु इतिहासकार इब्न बतूता ने अरब सागर में भारत और अरब के बीच होने वाले इस व्यापार के बारे में काफी कुछ लिखा है। अपनी यात्रा के दौरान इब्न बतूता कालीकट, किलोन एवं मालाबार तट के अन्य जगहों पर भी गए थे, लेकिन अन्य अरबी लेखकों की तरह इब्न बतूता की किताबें उस समय यूरोप में नहीं पहुंच पाई थीं। हालांकि खुशकिस्मती से यूरोप के कुछ ऐसे इतिहासकार थे जिनकी यात्राओं की कहानी उन तक पहुंच पाई थी। इनमें फ्रांस के डोमिनिकन मिशनरी जोर्डानस और इटली के फ्रांसिस्कन मिशनरी ऑड्रिक ऑफ पोर्डनॉन के नाम शामिल थे। ये दोनों व्यक्ति 14वीं शताब्दी की शुरुआत में मालाबार के तट पर आए। जोर्डानस ने मालाबार तट के शहर किलोन के लोगों की जिंदगी की बेहतरीन तस्वीर पेश की।
यहाँ वो एक ईसाई मिशनरी स्थापित करना चाहता था। इसके अलावा जोर्डानस ने यहाँ के मसालों का बहुत ही सटीक विवरण पेश किया था। जोर्डानस ने पोप से दरख्वास्त की थी कि भारतीय सागर में एक ईसाई फ्लीट की स्थापना की जाए। वास्को डी गामा वर्ष 1498 में जब पहली बार कालीकट के तट पर उतरा तो उसकी मुलाकात कालीकट के शासक जमोरिन के एक प्रतिनिधि से कराई गई। जब वास्को डी गामा कालीकट आया था तो उस समय जमोरिन यात्रा पर गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में वास्को डी गामा को कालीकट के एक मंदिर में ले जाया गया। वास्को डी गामा को कालीकट में ईसाई लोगों की मौजूदगी का इतना अधिक भरोसा था कि उसे लगा कि वो एक चर्च में आया हुआ है। मंदिर में मौजूद देवताओं की मूर्तियों और ब्राह्मणों की वेशभूषा को देखकर उसे लगा कि यहाँ के ईसाई अपनी असली राह से थोड़े भटके हुए हैं। वास्को डी गामा की भारत यात्रा के दो प्रमुख मकसद थे। पहला मकसद था कि भारत में ईसाई लोगों की मौजूदगी की पुष्टि करना और दूसरा समुद्री व्यापार के लिए रास्ता खोजना, जिससे कि मुस्लिमों का मसालों के व्यापार पर एक छत्र राज खत्म किया जा सके। क्योंकि वास्को डी गामा कालीकट में बोली जाने वाली भाषा को अच्छे से नहीं समझता था और उसकी भाषा को भी कालीकट के लोगों के द्वारा ठीक से नहीं समझा जा सकता था, इसी कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। वास्को डी गामा का ये मानना था कि कालीकट के शासक जमोरिन की जनता ईसाई धर्म का पालन करने वाली है। कालीकट में वास्को डी गामा पुर्तगाल से कुछ सामान भी व्यापार करने के लिए लेकर आया था। हालांकि ये सामान कालीकट के व्यापारियों द्वारा शुरुआत में नहीं खरीदा गया। बहुत कोशिश करने के बाद वास्को डी गामा ने कुछ सामान बेचा और उसके बदले में मसाले खरीदकर अपने जहाज में भर लिए। उसके बाद 29 अगस्त सन 1498 को वो पुर्तगाल वापस लौट गया। हालांकि जाते जाते वास्को डी गामा 6 कालीकट के व्यापारियों का अपहरण करके उन्हें अपने साथ ले गया। वास्को डी गामा का पुर्तगाल लौटने पर जबरदस्त स्वागत किया गया था। पुर्तगाल के राजा को लगा कि वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री रास्ता खोलने के अपने उद्देश्य में सफल रहा है। वो भारत से कीमती मसाले लेकर आया है और साथ ही भारत में ईसाई धर्म भी खोज कर लौटा है। इस कारण पुर्तगाल के राजा ने वास्को डी गामा को विभिन्न पदों और उपाधियों से सम्मानित किया। वास्को डी गामा की यात्रा की सफलता से पुर्तगाल के राजा बेहद उत्साहित थे। वास्को डी गामा के पुर्तगाल लौटने के 6 महीने बाद ही पेड्रो अल्वारेस कैब्राल के नेतृत्व में 13 हथियारबंद जहाज भारत की यात्रा के लिए निकले। समुद्री यात्रा के दौरान 13 में से 7 जहाज दुर्घटना का शिकार होकर नष्ट हो गए। बचे हुए 6 जहाज 13 सितंबर 1500 ईस्वी को कालीकट के तट पर पहुंचे। वास्को डी गामा के व्यवहार की वजह से इस दफा जमोरिन पहले से ही सचेत थे। पुर्तगालियों के कालीकट के तट पर पहुंचने के बाद कैब्राल और मुस्लिम व्यापारियों के बीच झड़प हो गई। पुर्तगालियों ने यह दावा किया कि जमोरिन की ओर से उन्हें काली मिर्च के व्यापार पर सर्वाधिकार दिए गए हैं। इसके बाद कैब्राल के द्वारा 1 अरब के जहाज पर कब्जा कर लिया गया। इस कारण कैब्राल और मुस्लिम व्यापारियों के बीच दंगा हो गया और दंगे में करीब 20 से 30 पुर्तगाली जहाजियों की मौत हो गई। इस बात से कैब्राल बेहद गुस्सा हुआ और उसने कालीकट पर बमबारी करने के आदेश जारी कर दिए। पुर्तगाली जहाजों से की गई बमबारी में बहुत सारे कालीकट के मकान नेस्तनाबूद हो गए। कैब्राल के जहाजों ने लगातार 2 दिन तक कालीकट पर बमबारी जारी रखी। बमबारी करने के बाद कैब्राल अपने जहाजों के साथ कालीकट से भागकर कोचीन पहुंच गया। कोचीन और कालीकट के राजाओं के बीच आपसी रंजिश थी। इसी वजह से कोचीन के राजा ने कैब्राल का स्वागत खुले हाथों से किया। कैब्राल भी राजा के स्वागत से खुश हुआ और उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जब कैब्राल को मालूम हुआ कि जमोरिन के 32 जहाज उस पर हमला करने के लिए कोचीन की ओर बढ़ रहे हैं तो वो वहां से भाग निकला। कोचीन से निकलकर वो कन्नानूर पहुंचा। कन्नानूर के राजा द्वारा भी कैब्राल का स्वागत किया गया। कन्नानूर से भी मसाले इकट्ठा करके कैब्राल पुर्तगाल लौट गया। 31 जुलाई सन 1501 को कैब्राल वापस पुर्तगाल पहुंचा। वो अपने साथ बेशकीमती मसालों की इतनी बड़ी मात्रा लेकर आया था कि उन्हें देखकर पुर्तगाल के राजा झूम उठे। हालांकि कैब्राल की यात्रा के कारण पुर्तगाल के राजा का भ्रम टूट गया कि मालाबार तट पर ईसाइयों का शासन है। कैब्राल अपने साथ ईसाई पादरियों का एक जत्था भी लेकर गया था जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मालाबार तट पर शासन करने वाले ईसाई नहीं बल्कि हिंदू हैं। हिंदुस्तान से लौटते समय कैब्राल कालीकट के राजा से अपने संबंध बहुत खराब कर चुका था, लेकिन उसने कोचीन और कन्नानूर में बेहद दोस्ताना संबंध स्थापित किए थे। इसी कारण मालाबार तट पर कोचीन पुर्तगालियों का सबसे बड़ा अड्डा बनने वाला था। कैब्राल के पुर्तगाल लौटने के 6 महीने बाद वास्को डी गामा दोबारा भारत की यात्रा के लिए निकला। उसके पास 15 समुद्री जहाज थे और पूर्वी अफ्रीका से निकलते हुए उसके साथ साथ 5 जहाज और जुड़ गए। क्योंकि पुर्तगाल के राजा को यह मालूम हो चुका था कि मालाबार में कोई ईसाई राजा नहीं है, तो इस यात्रा का मकसद पूरी तरीके से व्यापारिक रखा गया था। मालाबार तट की ओर बढ़ रहे वास्को डी गामा के जहाजों ने रास्ते में मक्का की तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे मुस्लिम यात्रियों के एक जहाज को लूटने के बाद डुबो दिया, जिसमें 380 मुस्लिम यात्री सवार थे। इसके बाद वास्को डी गामा के जहाजों ने कालीकट के तट पर अपना लंगर डाला। कालीकट के जमोरिन कैब्राल द्वारा ढहाए गए आतंक को भूले नहीं थे। वास्को डी गामा को उन्होंने एक शांति समझौता करने के लिए पत्र भिजवाया।
इसके जवाब में वास्को डी गामा ने कहा कि वो चाहता है कि कैब्राल के आदमियों को हुए नुकसान की भरपाई की जाए और साथ ही सभी अरब के व्यापारियों को कालीकट से निकाल फेंका जाए। इसके साथ ही वास्को डी गामा ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अगली सुबह कालीकट पर बमबारी शुरू कर देगा। जमोरिन ने कहा कि वो इन शर्तों को मानने की स्थिति में नहीं है। जमोरिन का जवाब पाकर अगली सुबह वास्को डी गामा ने कालीकट पर बमबारी करना शुरू कर दिया। वास्को डी गामा के जहाजों द्वारा की गई बमबारी से कालीकट में आतंक फैल गया। अनगिनत मकान ढह गए और कई मासूम लोगों की जानें भी चली गईं। वास्को डी गामा ने इसके बाद 6 जहाजों को कालीकट के तट पर कब्जा जारी रखने के लिए पीछे छोड़ दिया और खुद कोचीन के लिए निकल पड़ा। कोचीन पहुंचकर वास्को डी गामा ने वहां के राजा के साथ बेहतरीन संबंध स्थापित किए। कोचीन के हिंदू राजा के साथ मिलकर वास्को डी गामा ने वहां के मुस्लिम व्यापारियों की स्थिति और खराब कर दी। लेकिन वास्को डी गामा की बर्बरता केवल मुस्लिमों तक ही सीमित नहीं रही। जमोरिन का संदेश लेकर जब एक ब्राह्मण पुजारी वास्को डी गामा के पास आया तो उसने ब्राह्मण पुजारी को गर्म सलाखों से जलवाया। इसके बाद उसने ब्राह्मण पुजारी के होंठ और कान काट दिए तथा उसे कुत्ते के कान लगाकर जमोरिन के पास वापस भेज दिया। कोचीन में रहते हुए वास्को डी गामा ने फैक्ट्री स्थापित करने के लिए राजा के साथ आधिकारिक समझौता कर लिया। इसके बाद वो कन्नानूर गया और वहां से अदरक अपने जहाजों में इकट्ठा करवा ली। इसके साथ ही कन्नानूर में भी वास्को डी गामा को फैक्ट्री स्थापित करने की आधिकारिक अनुमति वहां के राजा से प्राप्त हो गई। वास्को डी गामा ने अपने चाचा विंसेंट सोड्रे को 5 जहाज कन्नानूर और कोचीन की फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए सौंपे और वापस पुर्तगाल लौट गया। सन 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत वायसराय बनकर लौटता है, लेकिन वायसराय बनने के 3 माह बाद ही भारत में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कालीकट के जमोरिन ने मौका पाकर कोचीन में पुर्तगाली अड्डों पर हमला करके उन पर कब्जा जमा लिया। कोचीन के राजा के साथ बचे हुए पुर्तगाली पास के ही एक द्वीप पर शरण लेने के लिए भाग गए थे। खुशकिस्मती से उसी वक्त अफोंसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व वाली पुर्तगाली जहाजों की एक टुकड़ी उनकी मदद को आ पहुंची। अल्बुकर्क के जहाजों ने कोचीन की फैक्ट्री पर दोबारा कब्जा हासिल कर लिया। इस दफा कोचीन पर पुर्तगालियों ने एक किला बनाने की शुरुआत कर दी। भारत की धरती पर पुर्तगालियों का यह पहला किला होने जा रहा था। सन 1503 ईस्वी में एक ईसाई पादरी ने पुर्तगालियों के इस चर्च का नाम पुर्तगाल के राजा मैनुअल के नाम पर रखा। पुर्तगालियों को इसके बाद बहुत सारे किले बनाने थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अरब सागर के व्यापार पर कब्जा जमाने की कोशिश की। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बनाया गया था। हालांकि अल्मीडा एक सैनिक था, पर साथ ही वो बहुत ही चतुर शासक और नीतिकार भी था। उसने देखा कि यदि वो भारत के सबसे बड़े हिंदू साम्राज्य विजयनगर से दोस्ती कर ले तो वो भारत के मुस्लिम राज्यों और व्यापारियों पर काबू पा सकता है। अल्मीडा की इस नीति को उसके उत्तराधिकारी अफोंसो डी अल्बुकर्क द्वारा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया। अल्बुकर्क ने भारत के गवर्नर की पदवी ग्रहण की थी। गवर्नर बनते ही अल्बुकर्क ने सबसे पहले अरब सागर के व्यापार पर कब्जा जमाने के लिए रणनीति बनाना आरंभ कर दिया। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उसने सबसे पहले गोवा के बंदरगाह पर कब्जा जमाने की योजना बनाई। इस योजना में उसको हिंदू लड़ाके तिमोजा और उसके साथियों का सहयोग मिला। सन 1509 में भारत के गवर्नर बने अल्बुकर्क को ही वास्तव में भारतीय पुर्तगाली साम्राज्य का नीति निर्माता कहा जाता है। जब अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर बना तो उस समय गोवा के बंदरगाह पर बाजीपुर के आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह का कब्जा था। यूसुफ आदिल शाह को एक बहुत ही शक्तिशाली शासक माना जाता था। सन 1510 में अल्बुकर्क 20 जहाजों का जत्था लेकर गोवा फतह करने के लिए कोचीन से निकला। अल्बुकर्क को सूचना मिली थी कि गोवा की रक्षा में केवल 200 तुर्की लड़ाके मौजूद हैं। हनोवर में तिमोजा अपने जहाजों के साथ गोवा जा रहे अल्बुकर्क से मिल गया। फरवरी के महीने में वो गोवा की मंडोवी नदी के मुहाने पर पहुंचा और गोवा पर आक्रमण कर दिया। अलीपुर की सेना ने बिना ज्यादा मुश्किल का सामना करते हुए गोवा पर आसानी से कब्जा जमा लिया। इस प्रकार गोवा पुर्तगाल के अधिकार में आ गया और अल्बुकर्क गोवा के नए राजा के तौर पर स्थापित हो गया। लेकिन जल्द ही यूसुफ आदिल शाह गोवा पर वापस कब्जा जमाने के लिए लौटे। 15 मई 1510 ईस्वी को यूसुफ आदिल शाह 60,000 सैनिकों की फौज लेकर गोवा के द्वीप पर पहुंचे और उस पर वापस अधिकार जमा लिया। 16वीं शताब्दी में भारतीय महासागर पर पुर्तगाल का कब्जा होने की वजह से अंग्रेज भारत और दूसरे पूर्वी देशों में जाने के लिए नया रास्ता खोजने की फिराक में थे। अंग्रेजों को यह विश्वास था कि वो उत्तरी रशिया से होते हुए भारत की ओर नया रास्ता खोज सकते हैं। हालांकि यह अभियान अपने असली लक्ष्य को हासिल करने में असफल रहा, लेकिन इस नए रास्ते की खोज ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बीज बो दिए थे। रशिया के जरिए नया रास्ता खोजने के लिए ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया था। इन व्यापारियों ने अपने खर्चे पर कुछ जहाजों को इस मिशन पर भेजा। ब्रिटेन के व्यापारियों का ये मिशन अपने असली उद्देश्य को हासिल करने में असफल रहा। मिशन पर भेजे गए 2 जहाज कड़कड़ाती ठंड में जम गए, लेकिन एक जहाज रशिया पहुंचने में सफल रहा। इस जहाज के यात्री
रशिया की राजधानी मॉस्को पहुंचे। रशिया के राज दरबार में पहुंचकर उन्होंने रशिया में व्यापार करने के अधिकार हासिल कर लिए। इस मिशन के लिए धन उपलब्ध कराने वाले व्यापारियों के लिए ये एक संतोषजनक नतीजा था। इन व्यापारियों ने रशिया के बाद ब्रिटेन के रॉयल कोर्ट से भी रशिया के साथ व्यापार करने के विशेष अधिकार हासिल कर लिए। ये अधिकार रशियन कंपनी के नाम पर व्यापारियों को जारी किए गए थे, मगर रशिया के साथ व्यापार करने का अधिकार केवल रशियन कंपनी को ही दिया गया था। उस दौर में अंग्रेज व्यापारी गिल्ड या कंपनी जैसे संगठन बनाकर व्यापार किया करते थे। ये व्यापारी अपने स्तर से निवेश करते और उससे हासिल होने वाले नफे और नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार होते थे। इसी प्रकार वो व्यापारी जो रशिया के जरिए भारत की ओर नए रास्ते ढूंढने के लिए खोज करवा रहे थे, वो ब्रिटेन के लिए एक बिल्कुल नए आर्थिक ढांचे की नींव तैयार कर रहे थे। सन 1575 में लंदन के दो व्यापारियों ने अपने एजेंट्स को तुर्क साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया में अपने खर्चे पर भेजा। कुस्तुनतुनिया के दरबार में पेश होने के बाद तुर्क सुल्तान ने अंग्रेज व्यापारियों को साम्राज्य में व्यापार करने की इजाजत दे दी। रशियन कंपनी की तरह कुस्तुनतुनिया, मिस्र, सीरिया और शेष तुर्की में व्यापार के लिए लेवांत कंपनी की स्थापना की गई। तुर्क साम्राज्य में व्यापार करने के लिए लेवांत कंपनी को विशेषाधिकार हासिल थे। सन 1587 में सर फ्रांसिस ड्रेक ने गोवा से आ रहे पुर्तगाल के एक जहाज को पकड़ लिया। इस जहाज से अंग्रेजों को भारी मात्रा में सोने के गहने, रेशम और मखमल हासिल हुआ। साथ ही स्थानीय लोगों में ये अफवाह भी उड़ गई कि जहाज से 30,000 सोने की मुद्राएं भी हासिल की गई हैं। ये सब देखकर अंग्रेज व्यापारियों की आंखें चकाचौंध हो गईं। सन 1588 में स्पेन की नौसेना को हराकर इंग्लैंड ये साबित कर चुका था कि समुद्र में वो एक शक्तिशाली ताकत बन चुका है। जब इंग्लैंड ने स्पेन की नौसेना को हराया तो उस वक्त पुर्तगाल भी स्पेन के समर्थन में था। इस तरह से इंग्लैंड ने स्पेन के साथ ही पुर्तगाल पर भी जीत हासिल कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर के तौर पर भारत में जीवन की सबसे अच्छी तस्वीर पीटर मुंडी द्वारा पेश की गई है। पीटर को कई भाषाओं की जानकारी थी और वो बेहद कम उम्र से ही अलग अलग देशों की यात्रा कर रहा था। इसके अलावा पीटर मुंडी को चित्र बनाने में भी कुशलता हासिल थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सन 1528 में वो भारत आया। उस वक्त उसकी तनख्वाह 25 पाउंड प्रतिवर्ष रखी गई थी। सूरत में रहकर अगले 2 वर्षों के दौरान उसने एक क्लर्क के तौर पर कंपनी की फैक्ट्री में काम किया। इसके बाद कंपनी द्वारा निर्णय लिया गया कि पीटर मुंडी को आगरा भेज दिया जाएगा। सूरत से आगरा जाते वक्त पीटर मुंडी ने भारत में पड़े अकाल के कारण फैली बीमारियों और भयावह मौतों का जिक्र किया है। इसके साथ ही पीटर मुंडी अपनी यात्रा के दौरान डकैतों के खतरे का भी जिक्र करता है। लूटपाट की घटनाएं उसका काम हुआ करती थीं, इसलिए पीटर मुंडी बुरहानगढ़ जा रहे एक पर्शियन काफिले के साथ शामिल हो गया। भयंकर सूखे और भुखमरी के उस दौर में पीटर मुंडी ने रास्ते में देखा कि कुछ औरतें अपने बच्चों को केवल 12 आने में बेच रही हैं। नंदू दरबार के लिए जाने वाले रास्ते पर उसने देखा कि कई गांव और कस्बों की गलियां मौत का शिकार हुए लोगों से भरी पड़ी हैं। जब वो नंदू दरबार पहुंचा तो उसने वहां भी मौत के भयावह दृश्य देखे। उसने देखा कि मृत व्यक्तियों को शहर की दीवारों के बाहर डाल दिया जाता है, जिस कारण बहुत बुरी बदबू चारों ओर फैली हुई थी। शहरों में जिंदा लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल था और हर जगह लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं। 8 हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद पीटर मुंडी 3 जनवरी 1631 को आखिरकार आगरा पहुंचने में सफल होता है। 551 मील के रास्ते में भूखमरी और टाइफाइड जैसी बीमारियों से जूझते लोगों को देखते हुए और लूटपाट से बचते हुए जब वो आगरा पहुंचा तो उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। आगरा पहुंचने के बाद पीटर मुंडी जब आसपास के इलाकों में व्यापार के लिए गया तो उसने मुगल अधिकारियों के कामकाज के तरीकों को देखा। आगरा में ही उसने मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बीवी मुमताज महल की याद में बनवाए जा रहे ताजमहल के निर्माण को भी देखा। सन 1632 में व्यापार के लिए पीटर मुंडी को 7 हफ्ते की यात्रा तय करके पटना जाने का भी मौका हासिल हुआ। पटना यात्रा से लौटने के बाद पीटर मुंडी को बादशाह शाहजहां के 2 बेटों की शादी में भी शिरकत करने का अवसर मिला। अपनी यात्राओं के दौरान पीटर मुंडी ने भारत के भिन्न भिन्न स्वरूप देखे और उनका बेहतरीन चित्रण किया। पीटर मुंडी के लेखों और चित्रों से उस समय के भारत का खाका खींचने में सहायता मिलती है। मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री के जरिए अंग्रेज भारत के पूर्वी तट पर साल 1611 में ही स्थापित हो गए थे, लेकिन जल्द ही उन्हें ये मालूम हुआ कि पूर्वी तट के सुदूर दक्षिणी इलाकों में बेहतरीन कपड़े कम कीमत पर उपलब्ध हैं। गौरतलब है कि अंग्रेज मसूलीपट्टनम के जरिए कपड़े का व्यापार करते थे। वर्ष 1648 में कर्नाटक के लॉर्ड जनरल डमाराला वेंकटप्पा नायक द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निमंत्रण भेजा गया। निमंत्रण के जरिए डमाराला वेंकटप्पा नायक ने कंपनी को मद्रास पाटम नामक गांव से व्यापार करने का प्रस्ताव दिया था। कंपनी को यहाँ फैक्ट्री स्थापित करने के साथ ही किलेबंदी करने की भी अनुमति दे दी गई थी। कंपनी ने नई फैक्ट्री और किले के निर्माण के लिए समंदर के किनारे 3 मील लंबी और 1 मील चौड़ी जगह को चुना। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली ये पहली जमीन थी। कंपनी ने मद्रास पाटम गांव में बनाए गए किले का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा।
कंपनी द्वारा बसाई गई ये जमीन बहुत जल्द बेहद सफल साबित हुई। आसपास के इलाकों में बसे कैथोलिक पुर्तगाली और भारतीय बुनकरों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर आज के मद्रास शहर की नींव रखी। कंपनी के प्रशासन द्वारा मद्रास के नागरिकों को धार्मिक आजादी प्रदान की गई। मद्रास में रहने वाले हिंदू नागरिकों को मंदिर और बाजार की स्थापना करने की अनुमति दी गई थी। मद्रास बहुत जल्द एक बेहद समृद्ध शहर बन चुका था। सन 1670 में मद्रास की आबादी में 40,000 भारतीय, 3,000 पुर्तगाली और 300 अंग्रेज शामिल थे। मद्रास के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्यतः कपड़ों का व्यापार करती थी। मुंबई अंग्रेजों को पुर्तगालियों की तरफ से तोहफे में हासिल हुआ था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल के राजा की बेटी कैथरीन से विवाह किया था। विवाह के तहत कई संधियां हुई। उन्हीं के अनुसार मुंबई पुर्तगाल के राजा द्वारा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया जाना तय हुआ। उस समय मुंबई 7 द्वीपों का एक समूह हुआ करता था। मुगलों से अपनी सुरक्षा के बदले गुजरात के राजा ने सन 1534 में मुंबई का द्वीप समूह पुर्तगाल को सौंप दिया था। पुर्तगालियों ने हासिल हुए इस द्वीप समूह पर कुछ खास निर्माण नहीं किया। यहाँ पर उन्होंने केवल कुछ मंदिरों को तोड़ा और उनकी जगह चर्च स्थापित किए। जब मुंबई के हिंदू निवासियों को ये खबर हुई कि अब मुंबई पुर्तगाल के हाथों से निकलकर अंग्रेजों के हाथों में जाने वाला है, तो वो बेहद खुश हुए। हालांकि गोवा का पुर्तगाली गवर्नर मुंबई के द्वीपों का महत्व समझता था। इसी कारण पुर्तगाली गवर्नर मुंबई का स्वामित्व अंग्रेजों को सौंपने में हिचकिचा रहा था। हालांकि कुछ विलंब और आपसी तकरार के बाद 18 फरवरी 1665 को आखिरकार मुंबई का स्वामित्व अंग्रेजों को हासिल हो गया। इंग्लैंड के राजा के लिए मुंबई कुछ खास उपयोग का नजर नहीं आया। इसीलिए चार्ल्स द्वितीय ने 27 मार्च सन 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये 10 पाउंड प्रतिवर्ष के किराए पर दे दिया। उसी दौरान सूरत में कंपनी के गवर्नर ने मुंबई को जल्द से जल्द विकसित करने का कार्य शुरू कर दिया। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में गुजरात भारत के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक था। हालांकि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किए जाने के बाद गुजरात के व्यापार में थोड़ी कमी जरूर आई थी, लेकिन अभी वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था। व्यापार के संवाद केंद्र पर कब्जा जमाने के लिए पुर्तगालियों ने कई दफा प्रयास किए। पुर्तगाली इस बात को अच्छे से समझते थे कि उनके पास सैनिकों का इतना बड़ा दल नहीं है जिससे गुजरात पर कब्जा किया जा सके। इसलिए उन्होंने गुजरात के तटीय इलाकों में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दहशत फैलाकर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की। मुगलों से अपनी सुरक्षा के लिए गुजरात के शासक ने पुर्तगाल से मदद मांगी। बदले में गुजरात के राजा ने पुर्तगालियों को बसीन और मुंबई के इलाके दे दिए। इसके 2 वर्ष बाद गुजरातियों ने दीव के द्वीप भी पुर्तगाल को सौंप दिए। द्वीप पर कब्जा जमाकर पुर्तगालियों ने द्वीप पर जबरदस्त किलेबंदी की। पुर्तगालियों ने इस द्वीप के जरिए गुजरात के व्यापार पर अपना वर्चस्व जमाने की योजना तैयार कर ली थी। पुर्तगालियों की योजना की जानकारी होने पर गुजरात के राजा ने दीव द्वीप पर वापस कब्जा करने की कोशिश की। पुर्तगाल के जहाजों ने राजा के इस अभियान को बेहद क्रूर तरीके से कुचल दिया। द्वीप पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद पुर्तगालियों ने द्वीप के हिंदू निवासियों पर अपना कहर बरपाया। मंदिरों में मारे गए लोगों की लाशों का एक ढेर बनाया गया और गायों के गले काटकर उनका खून मंदिरों में छिड़ककर उन्हें अपवित्र कर दिया गया। इसके बाद पुर्तगालियों ने दमन पर भी कब्जा करके उस पर अपने आतंक को फैलाया। पुर्तगाली जानते थे कि वो गुजरात के बड़े हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकते, इसीलिए इस इलाके में वो अपना आतंक फैलाकर अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गुजरात के कई नगरों पर आक्रमण किया। पुर्तगालियों ने भरूच पर आक्रमण करके पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया और नगर के निवासियों की नृशंस हत्याएं भी की। हिंदू, मुस्लिम और अन्य व्यापारी समुदाय पुर्तगालियों के आतंक का शिकार बने। पुर्तगालियों के आतंक से गुजरात के व्यापारी काफी दहशत में आ गए। उन्होंने पुर्तगाल द्वारा व्यापार के लिए जारी किए जाने वाला करताज खरीदने के लिए हामी भर दी। इसके बाद पुर्तगालियों ने दीव के जरिए गुजरात से होने वाले व्यापार पर टैक्स जमा करना शुरू कर दिया। जल्द ही दीव भारत में गोवा के बाद पुर्तगालियों के लिए दूसरा सबसे अधिक आमदनी कमाने वाला शहर बन गया था। भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार पर अपना अधिकार करने के बाद पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में भी व्यापार शुरू कर दिया। हालांकि बंगाल में पुर्तगालियों ने मुगलों को नाराज कर दिया, जिस कारण उन्हें वहां मुंह की खानी पड़ी। बंगाल में पुर्तगालियों के ठिकाने हुगली पर मुगल गवर्नर द्वारा चढ़ाई कर दी गई। युद्ध के दौरान भारी संख्या में पुर्तगाली मौत के घाट उतार दिए गए। युद्ध समाप्त होने पर लगभग 4000 पुर्तगालियों को बंदी बनाकर आगरा भेज दिया गया। बंदियों में एक बड़ी संख्या बच्चों और महिलाओं की भी थी। आगरा पहुंचने पर मुगल बादशाह शाहजहां ने उन्हें मुसलमान होने का मौका दिया। अधिकतर पुर्तगाली मुगल बादशाह की बात मानकर मुसलमान हो गए और बदले में उन्हें माफ कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश और डच ताकतों के आगमन के कारण पुर्तगाली कमजोर पड़ने लगे थे। इसके अलावा पुर्तगालियों द्वारा भारत में बड़ी संख्या में किले बनवाए गए थे, जिनकी सुरक्षा में उनके सैनिक बल का बड़ा हिस्सा और वित्तीय संसाधन खर्च हो रहे थे। इन्हीं कारणों के चलते धीरे धीरे भारत में पुर्तगाली राज्य वित्तीय रूप से घाटे में पहुंच गया था। 1602 में हॉलैंड की कुछ कंपनियों ने मिलकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन का फैसला किया। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को वीओसी के नाम से भी जाना जाता था। सन 1604 में वीओसी द्वारा 13 जहाजों के बेड़े को भारत में मसालों के व्यापार के लिए भेजा गया। भारत में जहाजों का ये बेड़ा कालीकट जा पहुंचा। कालीकट के जमोरिन और डच कंपनी ने पुर्तगालियों को खदेड़ने और व्यापार करने के लिए एक संधि समझौता कर लिया। हालांकि इस समय पुर्तगाली भारत में बहुत मजबूती से स्थापित थे।
परिस्थितियों को देखते हुए उस समय डच कंपनी ने अपना ध्यान केवल व्यापार करने पर लगाया, लेकिन जल्द ही कंपनी ने हथियारों से लैस युद्ध में पारंगत जहाजों का एक विशाल बेड़ा तैयार कर लिया। डच कंपनी का यह जहाजी बेड़ा पुर्तगाल, इंग्लैंड और स्पेन के संयुक्त जहाजी बेड़ों से भी अधिक बड़ा था। जब डच कंपनी पुर्तगालियों को व्यापार के मामले में कमजोर कर चुकी थी, तो कंपनी ने मालाबार तट पर पुर्तगाल के ठिकानों पर हमला करने की योजना बनाई। मालाबार तट कोचीन पुर्तगालियों का मुख्य ठिकाना था। डच कंपनी को मालूम था कि अगर वो कोचीन पर कब्जा करने में सफल होते हैं तो वो मालाबार तट पर होने वाले मसालों के व्यापार पर अपना वर्चस्व जमा सकते हैं। इसके बाद पुर्तगाली गोवा पर अपना कब्जा जमाए रखने के बावजूद कुछ खास लाभ नहीं उठा सके थे। राइक्लॉफ वैन गोइन्स के नेतृत्व में डच कंपनी ने 2 दर्जन जहाज और 4000 सैनिकों के साथ कोचीन के पुर्तगाली ठिकानों पर आक्रमण कर दिया। डच और पुर्तगालियों के बीच एक लंबा युद्ध चला, जिसमें आखिरकार 6 जनवरी सन 1663 में डच कंपनी विजयी हुई। डच कंपनी द्वारा कोचीन में अपनी पसंद का राजा नियुक्त किया गया, जिसने उन्हें मसालों के व्यापार पर पूरा अधिकार सौंप दिया। डच कंपनी ने मालाबार के तट पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था और भारत में मसालों के व्यापार से खूब मुनाफा भी कमाया, लेकिन भारत डच कंपनी के लिए कभी भी जावा और अन्य पूर्वी द्वीपों के जितना महत्वपूर्ण नहीं रहा। कुछ समय बाद कालीकट के जमोरिन और डच कंपनी के बीच मनमुटाव हो गया। इसकी वजह से जमोरिन ने डच कंपनी के बजाय इंग्लिश और डेनिश कंपनियों के साथ मसालों का व्यापार शुरू कर दिया। साथ ही कोचीन में भी डच कंपनी के खिलाफ एक विद्रोह खड़ा हो गया, जिससे कंपनी को असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ डच काली मिर्च के व्यापार पर अब तक अपना एक छत्राधिकार भी नहीं जमा सके थे। इन परिस्थितियों के कारण डच कंपनी को भारत में वित्तीय मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1707 बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कई हिस्सों में बंट गया था। इस स्थिति का फायदा यूरोपीय देशों को मिला और उन्होंने भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। भारत पर यूरोपीय देशों के कब्जे में फ्रांस की भूमिका बेहद अहम रही। बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के कई हिस्सों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए वो अब आपस में लड़ रहे थे। इसी दौरान मराठा और दक्षिणी भारत के हिंदू राजाओं ने भी मौका देखते हुए जंग छेड़ दी। फ्रांस ने देश की इस असमंजस से भरी स्थिति का फायदा उठाते हुए एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़वा करके अपना मुनाफा कमाया। पुर्तगालियों, अंग्रेजों, डच और डेनिश लोगों के बाद फ्रेंच भारत आए। 17वीं सदी की शुरुआत से हुए कई असफल प्रयासों के बाद सन 1664 में कंपनी डेस इंडीज की स्थापना हुई, जिसे 50 साल तक पूर्व में व्यापार करने की विशेष अनुमति प्रदान की गई। इसके साथ ही पहले 10 सालों में कंपनी को हुए घाटों की भरपाई भी सरकार द्वारा किए जाने की बात तय हुई। सरकार ने इस कंपनी में 20% की हिस्सेदारी अपने पास रखी थी। हालांकि शुरुआत में फ्रेंच कंपनी द्वारा मडागास्कर में व्यापार की संभावनाएं खोजी गईं, मगर आखिरकार सन 1668 में भारत के सूरत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना हुई। फ्रांसिस कैरोन के नेतृत्व में सूरत की इस फैक्ट्री से बहुमूल्य सामानों का निर्यात फ्रांस को किया गया। गोलकुंडा जाकर फ्रेंच कंपनी ने मसूलीपट्टनम में भी एक व्यापार केंद्र बनाने की अनुमति हासिल कर ली। फ्रैंकोइस मार्टिन ने स्थानीय राजा और शासकों के साथ चालाकी भरी संधि करते हुए पौंडीचेरी के आसपास के गांव का राजस्व इकट्ठा करने और इलाके की किलेबंदी करने की अनुमति हासिल कर ली। सन 1689 तक पौंडीचेरी की कॉलोनी में काफी विस्तार दर्ज किया गया। इसी दौरान फ्रेंच और डच रिपब्लिक के बीच युद्ध छिड़ गया। डच रिपब्लिक ने पौंडीचेरी स्थित फ्रेंच कॉलोनी को नष्ट करने की ठान ली और सन 1693 में 2000 सैनिकों से लदे 19 डच जहाज पौंडीचेरी पहुंचे। 12 दिन की घेराबंदी के बाद मार्टिन ने आत्मसमर्पण कर दिया। डच रिपब्लिक के हाथों फ्रांस की इस हार से ये लगा कि कोरोमंडल तट पर अब फ्रांस की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। सन 1697 में ट्रीटी ऑफ रिस्विक ने फ्रांस की किस्मत बदल दी। इस संधि के तहत सभी देशों को कब्जा की गई जगहों को उनके मूल देश को लौटाना पड़ा। इसी वजह से डच रिपब्लिक ने फ्रांस को पौंडीचेरी वापस कर दिया। फ्रैंकोइस मार्टिन को फ्रांस ने पौंडीचेरी के किलों को और मजबूत करने के लिए 200 सैनिकों के साथ वापस भारत भेजा। उसके बाद फ्रैंकोइस मार्टिन ने पौंडीचेरी को विकसित करने के लिए नई योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। सन 1701 में फ्रेंच कंपनी ने सूरत की फैक्ट्री को बंद करके भारत में अपने प्रशासन के लिए पौंडीचेरी को मुख्य केंद्र बना दिया। सन 1706 में जब फ्रैंकोइस मार्टिन की मृत्यु हुई तो उस समय पौंडीचेरी 40,000 निवासियों का एक खुशहाल शहर बन चुका था। भारत में फ्रेंच कंपनी को मजबूत बनाने में जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लिक्स ने अहम योगदान दिया। डुप्लिक्स फ्रेंच कंपनी के डायरेक्टर का बेटा था। सन 1731 में वो चंद्रनागौर का डायरेक्टर बना। सन 1744 में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक लेखक के तौर पर मद्रास आया। उस समय रॉबर्ट क्लाइव की उम्र मात्र 18 वर्ष थी। फ्रांस द्वारा मद्रास पर कब्जा किए जाने के बाद उसने कंपनी के फोर्ट सेंट डेविड में जाकर शरण ली। फोर्ट सेंट डेविड में पहुंचकर रॉबर्ट क्लाइव ने सेना में शामिल होने का निर्णय किया। त्रिचनापल्ली के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बेहद अहम भूमिका निभाई थी। इससे प्रभावित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को कैप्टन बना दिया। हालांकि त्रिचनापल्ली युद्ध के बाद भी रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ जंगों में भाग लिया था। सन 1753 में रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड लौट गया। भारत में रहकर उसने खूब संपत्ति इकट्ठा की थी और इंग्लैंड जाकर उसने अपने घर के कर्जों को निपटाया। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को सम्मानित किया गया।
कंपनी के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने भारत लौटने के लिए 5 साल का अनुबंध किया। कंपनी ने उसकी नियुक्ति फोर्ट सेंट डेविड के डिप्टी गवर्नर के तौर पर की और आगे चलकर उसे मद्रास का गवर्नर बनने का भी अधिकार दिया गया। साथ ही प्रमोशन के जरिए रॉबर्ट क्लाइव को लेफ्टिनेंट कर्नल की भी उपाधि हासिल हो गई। सन 1755 में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा। रॉबर्ट क्लाइव के साथ काफिले में भारी मात्रा में गोला बारूद लाई गई थी और साथ ही सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक भी इंग्लैंड से आए। उस समय अंग्रेज कान्होजी आंग्रे के खिलाफ लड़ रहे थे। कान्होजी आंग्रे के पास एक बेहद कुशल नौसेना थी, जिसकी मदद से कान्होजी ने अंग्रेज, पुर्तगालियों और डच नौसेनाओं को मात दी थी। सन 1729 में कान्होजी की मृत्यु के बाद उनके वंशजों में सत्ता के लिए टकराव हो गया। इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने आंग्रे की सेनाओं को घेरिया में पराजित कर दिया। घेरिया के किले में मौजूद खजाने को लूटकर अंग्रेज अधिकारियों ने आपस में बांट लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने भी इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए उसे भी 5000 पाउंड की कीमत का खजाना हासिल हुआ। मुंबई प्रेसिडेंसी से रॉबर्ट क्लाइव सन 1756 में मद्रास पहुंचा। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में काफी मुश्किल का सामना कर रही थी। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल के नए नवाब बने थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में बढ़ती उपस्थिति और ताकत से वो चिंतित थे। वो देख रहे थे कि किस प्रकार व्यापारी के तौर पर आए अंग्रेज अब व्यापारिक अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कोलकाता की किलेबंदी की भी लगातार वृद्धि की जा रही है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को संदेश भेजा कि वो कोलकाता में की गई नई किलेबंदी को तुरंत ध्वस्त कर दें, लेकिन कंपनी के गवर्नर रॉजर ड्रेक ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। गवर्नर की प्रतिक्रिया से गुस्साए सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर आक्रमण कर दिया। नवाब सिराजुद्दौला की सेना ने कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया, साथ ही कोलकाता के किले और बाजारों को आग के हवाले कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए बंगाल के गवर्नर को नाव के सहारे कोलकाता छोड़कर मद्रास भागना पड़ा। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा कोलकाता के किले को फतेह किए जाने की खबर जब मद्रास प्रेसिडेंसी पहुंची तो कंपनी द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को यूरोपीय और भारतीय सैनिकों के साथ बंगाल भेज दिया गया। 2 जनवरी सन 1757 को रॉबर्ट क्लाइव कोलकाता पहुंचा। कोलकाता में सैनिकों के साथ रॉबर्ट क्लाइव की सेना की झड़प हुई, जिसमें क्लाइव की सेना विजयी रही। कोलकाता पहुंचकर रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि नवाब की सेना ने कोलकाता के बाजारों और किले को बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो उसने नवाब से इस नुकसान की भरपाई करवाने की ठानी। उसने हुगली नदी के किनारे कैंप लगवाए और नवाब की सेना पर आक्रमण के लिए 2 युद्धक जहाज भी भेजे। जहाजों के आक्रमण में नवाब की सेना के बहुत से सैनिक मारे गए और आसपास के इलाके जलकर ध्वस्त हो गए। नवाब को जब क्लाइव के इस हमले की खबर हुई तो कोलकाता पर चढ़ाई के लिए वो 1 लाख सैनिकों की फौज लेकर आया, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही सिराजुद्दौला को खबर हुई कि एक अफगान फौज उस पर आक्रमण करने के लिए उत्तर की ओर से आ रही है। उसने कोलकाता पर चढ़ाई की योजना छोड़कर रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक शांति समझौता कर लिया और वापस लौट गया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव शांति समझौते से आश्वस्त नहीं था। वहीं यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक और युद्ध शुरू हो चुका था। उसे लगा कि आने वाले समय में नवाब सिराजुद्दौला द्वारा चंद्रनागौर में मौजूद फ्रांसीसियों के साथ मिलकर कोलकाता पर आक्रमण किया जा सकता है। इसी दौरान उसे खबर हुई कि नवाब के दरबार में कई उच्च अधिकारी और मुर्शिदाबाद के बड़े व्यापारी नवाब सिराजुद्दौला से नाखुश हैं। इस बात से उसे बंगाल में तख्ता पलटकर अपना प्रभाव बढ़ाने की संभावना नजर आई। सिराजुद्दौला के दरबार में मीर जाफर एक वरिष्ठ अधिकारी था और उसकी आकांक्षाएं बंगाल का नवाब बनने की थीं। रॉबर्ट क्लाइव की होशियारी और मीर जाफर की गद्दारी ने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। रॉबर्ट क्लाइव शुरुआत में नवाब पर हमला करने को लेकर आशंकित था, लेकिन मीर जाफर का साथ मिलने पर वो आश्वस्त हो गया। क्लाइव की सेना में 1000 यूरोपीय और 2000 भारतीय सिपाही थे। वहीं नवाब की सेना का आकार क्लाइव की सेना से कई गुना अधिक बड़ा था। नवाब की सेना नदी के बीच एक द्वीप पर मौजूद थी। मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ कुरान पर हाथ रखकर वफादारी और दोस्ती की कसम खाई। इसके बाद नवाब अपनी सेना का एक भाग मीर जाफर के नेतृत्व में देकर युद्ध के लिए उतरे। रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने 23 जून की रात 1 बजे नदी पार करके प्लासी नामक गांव में अपना ठिकाना बनाया। सुबह जब युद्ध शुरू हुआ तो नवाब की सेना में मौजूद भारी बंदूकों और तोपों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के पास केवल छोटी बंदूकें और तोपें मौजूद थीं, मगर वो भी नवाब की सेना को काफी नुकसान पहुंचा रही थीं। क्लाइव की सेना के कुछ सैनिक नवाब की बमबारी में मारे गए। उसकी सेना छोटी थी और सैनिकों के मारे जाने से वो चिंतित हो गया था और सेना को वापस अपने ठिकाने पर बुला लिया। इस दौरान अगली दोपहर प्लासी में भारी बारिश हुई। इस बारिश में नवाब के गोला बारूद भीगकर बेकार हो गए, लेकिन अंग्रेजों ने अपना गोला बारूद तिरपाल में छिपाकर सुरक्षित कर लिया। नवाब के कमांडर मीर मदन को लगा कि उसकी तरह अंग्रेजों के पास भी मौजूद गोला बारूद नम हो गया होगा और उसने सेना के साथ सीधा आक्रमण कर दिया, मगर अंग्रेजों ने अपने गोला बारूद उन पर दागना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के आक्रमण से मीर मदन की सेना ध्वस्त हो गई। अंग्रेजी सेना का मनोबल इस जीत से ऊंचा हो गया और उसने नवाब की सेना पर सीधा आक्रमण कर दिया। नवाब की सेना में खलबली मच चुकी थी। अंग्रेजों के आक्रमण के दौरान मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने नवाब की सेना की कोई सहायता नहीं की। शाम 5 बजे तक नवाब की सेना परास्त हो चुकी थी। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की गद्दारी और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई। जंग जीतने के बाद पहली सुबह होते ही मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के पास पहुंचा। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को गले लगाकर उसका स्वागत बंगाल के नए नवाब के तौर पर किया।
मीर जाफर इसके बाद मुर्शिदाबाद गया और वहां खुद को बंगाल के नए नवाब के तौर पर स्थापित किया। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद जाकर मीर जाफर को अपनी शुभकामनाएं दी। यहाँ रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर की इस कल्पना को दृढ़ता से बनाए रखा कि वो बंगाल का असली नवाब है, न कि वो खुद। रॉबर्ट क्लाइव को मीर जाफर ने खजाने का एक बड़ा हिस्सा तोहफे के रूप में दिया। मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कोलकाता से एक साल में हासिल होने वाली कमाई के बराबर रुपया नावों में भरकर कंपनी के किले में पहुंचाया। साथ ही आगे भी इसी तरह की कीमत अदा करते रहने का समझौता किया। वहीं मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला को गिरफ्तार करके उसकी हत्या कर दी और उसके शव को हाथी की पीठ पर बांधकर पूरे शहर में घुमाया।